नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। बाल मनोविज्ञान और खेल और शिक्षा 10+4 14 मार्क्स की हम तैयारी कर रहे हैं 1000 MCQ सीरीज के माध्यम से, जिसमें 100 MCQ हम कर चुके हैं 5 पार्ट में। अब हम अपनी रफ्तार थोड़ी सी दुगनी करेंगे और 20 क्वेश्चन के बजाय इस लेक्चर में 40 क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे। समय अवधि उतना ही रहेगा, मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाऊंगा और जो एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता था मैं एक्सप्लेनेशन में थोड़ा कम बात करूंगा। जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का होमवर्क का क्वेश्चन आया, ये अच्छा लगा जान के कि प्रयास कर रहे हैं एटलीस्ट लोग। लेकिन बच्चे 2 गुटों में बटे हुए हैं। एक ये क्वेश्चन दिया था, याद है, कौन सी एक सामान्य शिक्षा में उपयोग की जाने वाली तकनीक नहीं है, ठीक। तो कुछ बच्चे ग्रीन बोर्ड बोल रहे हैं और कुछ बच्चे ऑडियो टेप्स बोल रहे हैं। ऑडियो टेप में कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आप सभी टेक्नोलॉजी में ऑडियो टेप को कंसिडर करेंगे तो निम्न स्तर का पाएंगे आप। लेकिन मैं क्या बात किया यहाँ पे, विच इज नॉट अ कॉमन टेक्नोलॉजी यूज इन एजुकेशन। बोर्ड, नॉर्मल व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, ये 3 ही बोर्ड आता है और कोई बोर्ड देखियो नहीं। ये बोर्ड कोई टेक्नोलॉजी है नहीं है, ये तो पारंपरिक बाबा जमाने से चले आ रहा टेक्निक है। तो भैया ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो नई टेक्नोलॉजी क्या है? जो ऑडियो वीडियो ये सब फॉर्म में हो। ऑडियो वीडियो के फॉर्म में ई बोर्ड्स हो सकते हैं, ऑडियो टेप हो सकते हैं, सीडीज हो सकते हैं, विजुअल एड, ये ऑडियो एड प्रोवाइड करेगा आपका, लिसनिंग एड के रूप में हो गया, ये वीडियोज एड के रूप में हो गया, विजुअल एड, ये भी विजुअल एड के रूप में हो गया। तो कौन सा नहीं है? ग्रीन बोर्ड नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये सब तो चौक में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका 99 का आंसर है बी। और मुझे मालूम है ऐसी क्वेश्चन में आप जाके फंसेंगे आप एग्जाम में, जहाँ पे 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगा। तो थोड़ा सा आराम से विचार करना उस पर। अब 40 क्वेश्चन धड़ाधड़ देखते हैं। आज क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। टीचिंग प्रोसेस हमारा एक टॉपिक रहेगा, ठीक है। टीचिंग प्रोसेस हमारा एक टॉपिक शामिल है उसमें। और ये 5 सिलेबस जो दिए हैं बाल मनोविज्ञान में और खेल एवं शिक्षा से रिलेटेड जो नवाचार की बात की जा रही है और मूल शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, ये सब उसके मिक्स पोर्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। पहला, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड शिक्षण क्या है, यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक जीवंत कक्षा वातावरण बनाना चाहिए, मेंटेन अ लाइवली क्लासरूम इन्वायरमेंट। किसकी बात कर रहे हैं? टीचर को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। मतलब जब टीचर पढ़ा रहा होगा तो उसको इन्वायरमेंट कैसा रखना चाहिए? जीवंत, ठीक है, जीवंत। आते साथ मैं क्या कर रहा हूँ, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लास में। और आते साथ कुछ नहीं बोलूँ, डायरेक्ट बोर्ड में पढ़ाने लग जाऊँ, आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। वो जोर से बोल के स्वागत करना आपको कनेक्ट करता है, आपका ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है। तो कोई एक टीचर आके एकदम मरहा टाइप का यहाँ पढ़ाएगा तो भैया बाकी बच्चे के पास भी वही एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो एक जीवंत, एक लाइवली क्लास इन्वायरमेंट रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लर्निंग इन सोशल कंटेक्स्ट। अब ध्यान रखना, शब्दों पर ध्यान दिया करो। रिगार्डिंग लर्निंग इन सोशल कंटेक्स्ट, सामाजिक संदर्भ में सीखने की प्रक्रिया क्या सही नहीं है, कौन सी सही नहीं है, इसकी बात कर रहा है। तो देखते हैं, चारों ऑप्शन पर हम ध्यान देंगे कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है जानने के लिए कौन सा है ये भी हमको जानना जरूरी है। तो चारों लाइन हम पढ़ते हैं आराम से। देखो, संप्रेक्षण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन आर इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। टॉपिक क्या दिया है? सोशल कंटेक्स्ट, सामाजिक संदर्भ में। बिल्कुल, हम कम्युनिकेशन करेंगे, हम दूसरे से बात करेंगे, उसके विचार आदान प्रदान होंगे हमसे, तो हम सीखेंगे दूसरे के माध्यम से। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है सीखने के लिए। सीखने के सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है, इस बात पर आते हैं। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। जी बिल्कुल, अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। किसी भी आप समाज से आते हो, किसी भी आप संस्कृति से आते हो, कोई भी पृष्ठभूमि से आते हो, वो मॉरल वैल्यूज तो आपको सिखा के भेजता ही है।
किसी भी संस्कृति की बात की जाए, ठीक, तो वहां से बहुत सी समझ लेकर आता है। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए संयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबलित व परिष्कृत होता है। जी बिल्कुल, अधिगम मतलब होता है लर्निंग, दूसरों की सहायता करते हैं तो ये सोशल लर्निंग है, सोशल कंटेक्स्ट में है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सीखने की सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है, ये बात गलत है। केवल और केवल दिमाग में नहीं किया जाता, ठीक है। समाज क्यों जरूरी है फिर, समाज क्यों जरूरी है? जब बच्चा दूसरे से बात करता है तो क्या दूसरे के विचार से प्रभावित नहीं होता? दूसरे के विचार से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल प्रभावित होता है। तो दूसरों के विचार से भी हम सीखते हैं, दूसरों से बातचीत करके सीखते हैं, ठीक है। दूसरों के साथ उठने बैठने में हमको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करेंगे और खास करके सफल लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, उनके आदतों को ऑब्जर्व करेंगे, उनके बिहेवियर को, तो बहुत कुछ आप सीख पाएंगे, ठीक। चलिए 103 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रणनीति विद्यार्थी को एक समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक है? अब कौन सा सहायक है बोल रहा है, कौन सी रणनीति विद्यार्थी को एक समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक है? समस्या समाधानकर्ता की उपलब्धि के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित करें। आगे पढ़ते हैं। छात्रों को समस्याओं को हल करने में विचारों और प्रक्रियाओं के बारे में बात करने या लिखने के लिए आमंत्रित करें। मेधावी छात्र के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन करें और बच्चों को इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने और रटने के लिए कहें। जब इस प्रकार के एक ऑप्शंस दिए हो जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो आपको ये करना है कि क्या नहीं हो सकता, पहले उसको चूज करना है। अभी तो ये 4 ऑप्शन में क्या है ये बोल दिया, क्या नहीं है उसको हम काट सकते हैं, क्या नहीं है उसको हम काट सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन हम काट देते हैं, चौथा ऑप्शन हम काट देते हैं। बच्चों की इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने और रटने के लिए कहें। उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कराना है तो मेधावी छात्रों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। कोई तुक ही नहीं बैठता है, कंपटीशन कराना। छात्रों को समस्याओं को हल करने में विचारों और प्रक्रियाओं के बारे में बात करने या लिखने के लिए आमंत्रित करें। कोई भी प्रॉब्लम बच्चों ने दे दिया, कोई भी प्रॉब्लम बच्चों ने दे दिया कि मान के चलो लाइट गोल हो गई, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, लाइट गोल हो गई, बताओ बच्चों कैसे पढ़े। एक प्रॉब्लम हो गया। अब कैसे पढ़े, मैं बच्चों को इनवाइट कर रहा हूँ, चलो अपने अपने विचार प्रस्तुत करें। कई बच्चे खुश हो जाएंगे, बढ़िया भैया पढ़ना ही नहीं है, काहे पढ़े, लेकिन सब अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, ये इनवाइट ही तो कर रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगा उनमें, ठीक है। तो छात्रों को समस्याओं को हल करने में विचारों और प्रक्रियाओं के बारे में बात करने या लिखने के लिए आमंत्रित करें। इसका ऑप्शन क्या है, बी है। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन सा कारक शैक्षिक मनोविज्ञान से प्रभावित होता है? तो भैया शिक्षण विधि भी प्रभावित होता है, अधिगम के अनुभव भी और मूल्यांकन भी, ऑल ऑफ द अबव इसके आंसर है। हम यहाँ पे कुछ कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी देखते हैं। अच्छे रचनावादी ढांचे में बच्चे को समस्या समाधानकर्ता के रूप में देखा जाता है। जी बिल्कुल। इन द कंस्ट्रक्टिव फ्रेम चाइल्ड इज व्यू एज प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में सारी चीजें बदल गई हैं। पुरानी परंपरागत शिक्षा को हटा दिया गया है, पुराने विचारधारा को समाप्त कर दिया गया है और नई विचारधारा के हिसाब से बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर के हिसाब से देखा जाता है। बच्चा बिल्कुल सही है। अब देखते हैं ये सही है कि नहीं, और एक दूसरे के लिए मैच खा रहे कि नहीं खा रहे हैं, वो उसका तर्क दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। बच्चा प्रदान किए गए तथ्य और सूचनाओं के बारे में खोज, जांच, प्रयोग और पूछताछ करके सीखता है। जी बिल्कुल, ये दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको बताने के लिए आप बीच में क्योंकि जोड़ देना, क्योंकि जोड़ देना। प्रॉब्लम सॉल्व करता के रूप में देखा जाता है क्योंकि बच्चा प्रदान किए गए तथ्य और सूचनाओं के बारे में खोज, जांच, प्रयोग और पूछताछ करके सीखता है। टीचर हर चीज उसको रटाएगा नहीं, उसके सामने तथ्य प्रस्तुत करेगा और उसको खुद बोलेगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है, तो इसको आराम से आप जज कर पाओगे। पाठ्यक्रम भार में वृद्धि, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, अनुकूल शिक्षा का वातावरण, लर्नर एंड टीचर। तो भैया शिक्षक और शिक्षार्थी तो रहेंगे ही ना, टीचर स्टूडेंट तो रहेंगे ही। कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, अनुकूल शिक्षा का वातावरण रहेगा जिसमें वो बच्चे पढ़ पाए। शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीएलएम ही तो पढ़ रहे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ये भी रहेगा। तो क्या नहीं रहेगा, तो क्या नहीं रहेगा, पाठ्यक्रम भार में वृद्धि, बर्डन ढो नहीं देना है उनको, जो अननेसेसरी चीज है उनको पढ़वाना नहीं है, उनको सिलेबस से एक्सक्लूड करना है। अब लचीलापन आएगा सिलेबस में, ठीक है। चलो, कक्षा में छात्र समस्या को भागों में तोड़ते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, फिर तार्किक और व्यवस्थित रूप से भागों को हल करने का प्रयास करते हैं। यह सोच शिक्षार्थी को डैश बनाती है, ठीक है। कक्षा में छात्र समस्या को भागों में तोड़ते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, फिर तार्किक और व्यवस्थित रूप से भागों को हल करने का प्रयास करते हैं। यह सोच शिक्षार्थी को क्या बनाएगी। सोचो, मान के चलो कोई भी एक प्रॉब्लम आ गई है ना, आप उसको
अच्छा चलो, एक साइंटिस्ट क्या करता है, सोचो साइंटिस्ट क्या करता है। उसके सामने कोई प्रॉब्लम रहता है, उसको टुकड़ों में बांटता है कि पहले मैं ये वाला स्टेप सॉल्व कर लेता हूँ, फिर ये स्टेप सॉल्व कर लेता हूँ, फिर ये स्टेप सॉल्व कर लूंगा, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो साइंटिस्ट जिस प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, अगर बच्चों को भी उसी प्रक्रिया से होकर गुजारा जाए तो क्या उनमें साइंटिफिक प्रवृत्ति नहीं आएगी? तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, 108 नंबर का। ध्यान देंगे, क्या बोल रहा है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इकाई योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? यह उप इकाइयों के निर्धारण के बाद कार्यक्रम की रूपरेखा। इट इज एन आउटलाइन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ एक्शन आफ्टर डिटरमाइनिंग द सबमिट्स। और दूसरा पॉइंट है, यह एक विस्तृत योजना है जिसमें इच्छित अधिगम परिणाम, शिक्षण अधिगम की रणनीतियां और गतिविधियों का विवरण और अधिगम के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल है। एक बार प्रयास करेंगे। चलिए, ये दोनों कथन सही मिलेंगे आपको, बोथ 1 और 2। ठीक है, आगे बढ़ते 109 नंबर में। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को समूह चर्चाओं, समूह परियोजनाओं, भूमिका निर्वाह आदि जैसे कई समूह गतिविधियों में संलग्न करती है। यह अधिगम के जिस आयाम पर प्रकाश डालती है वह क्या है? तो लैंग्वेज गाइडेड लर्निंग, कॉम्पिटिशन बेस्ड लर्निंग, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। आप शब्दों को पकड़कर ही आंसर जज कर सकते हो। सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, कोई भी ग्रुप वाली एक्टिविटी करा दिए, डांसिंग करा दिए, आर्ट करा दिए, और कोई भी ग्रुप प्रोजेक्ट करवा दिए, सब में लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड अ टीचर अवॉइड वाइल फैसिलिटेटिंग लर्निंग अमंग स्टूडेंट? देखो, कौन सा टीचर को अवॉइड करना चाहिए, किस बेसिस के लिए? वाइल फैसिलिटेटिंग लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते हुए शिक्षक को किस रणनीति से बचना चाहिए? कंसेप्ट मैपिंग, संकल्पना मानचित्र, खोजी अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग, इंट्यूटिव गैसिंग, सहज अनुमान लगाना, और पैसिव इमिटेशन, निष्क्रिय अनुकरण। इसमें से मेरे ख्याल से चारों ऑप्शन में बस आप लास्ट वाले शब्द का मतलब शायद नहीं जानते होंगे बहुत बच्चे, इसको मैं बता देता हूं, बाकी तीनों का मतलब तो आप समझते होंगे। ठीक, निष्क्रिय अनुकरण, पैसिव इमिटेशन का क्या मतलब होता है? पहले के क्लास में, जब मैं खुद 8वीं क्लास तक पढ़ा हूं, जिस भी स्कूल में पढ़ा, वहां पैसिव इमिटेशन होता था। मतलब जो टीचर बता दी आंसर, वही आंसर को एज इट इज रटना है और उसी को लिखना है, और थोड़ा सा भी अंतर आप अपने हिसाब से होशियारी मारे बहुत कूटते थे। वो पैसिव इमिटेशन था, मतलब जैसे जो टीचर ने आंसर बता दिया उसी को एज इट इज रट लेना है। ये काम भी आता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं आता है, काम आता है। मैथ्स के फॉर्मूले में या किसी साइंटिस्ट ने कोई डेफिनेशन दिया, अगर आप कुछ 11th 12th कॉमर्स पढ़े होंगे, तो जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते थे तो हेनरी फोर्ड, ये सब के, हेनरी फेयल, ये सब के हम लोग नियम पढ़ते थे, डेफिनेशन पढ़ते थे, तो भैया डेफिनेशन को एज इट इज रटेंगे तभी तो मार्क्स मिलेगा। तो पैसिव इमिटेशन ये काम करता है, लेकिन लर्निंग की दृष्टि से नकारात्मक हो जाता है जब हमको और अन्य ऑप्शंस दिए गए होते हैं। ठीक, तो ये चीजें से बचना चाहिए टीचर को प्रयास करना चाहिए कि एक उदाहरण प्रस्तुत करे और बच्चा फिर अपने से खुद एक नया उदाहरण बनाए। समझ आ रही बात? जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूं, मैं एक शॉर्ट वीडियो में बात कर रहा था कि भैया आखिरी चाल तक आपको सोचना है, केवल और केवल पहले स्टेप पर ध्यान नहीं देना है, आखिरी स्टेप तक आपको सोचना है। मतलब जिस भी फील्ड में आप उतर रहे हो उसकी पूरी जानकारी रखें, पहला स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक आपको जानकारी रखना है। और नहीं किए तो क्या इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? मैं एक उदाहरण दे दिया, अभिमन्यु का उदाहरण दे दिया कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु थे, जैसे ही मालूम चला कि चक्रव्यूह रचना है, अरे मेरे को तो आता है करके घुस गए, लेकिन चूंकि उनको बाहर निकलने नहीं आता था इसलिए उस चक्रव्यूह में फंसकर उनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। तो ये एक मैंने उदाहरण दे दिया। बच्चों से पूछूंगा कि तुमको जो भी कहानी आती होगी वो बता दो। समझ आ रही बात? तो ऐसे करना पड़ेगा, पैसिव इमिटेशन हमको नहीं करना है। ठीक है, केवल नहीं तो ये क्या है, बच्चा सिर्फ नकल करने तक ही सीमित रह जाएगा, लेकिन कहीं कहीं वो जरूरी भी होता है। आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कौन सा कारक किसी व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित कर सकता है। कौन कौन कर सकता है? शिक्षण रणनीतियां, बिल्कुल। टीचिंग स्ट्रेटेजीज, कि किसी बच्चे को मैं कैसे सिखाऊं कि बहुत जल्दी सीख जाए, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। मोटिवेशन, उनको मोटिवेशन दिया जाए, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जाए। मैच्योरेशन, परिपक्वता, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एक उच्च श्रेणी के परिवार
से आए बच्चे के पास सामान्य तौर पर नई तकनीकों के बारे में जानकारी का एक भंडार होता है, लेकिन एक औसत बच्चे के पास शायद जानकारी का सार होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक कथन द्वारा दिखाया गया है? हेरिडिटी फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, सोशल फैक्टर, एजुकेशनल फैक्टर। यहाँ सीधा आपको साफ समझ आ जाएगा, सोशल फैक्टर आंसर होगा, सामाजिक कारक। क्यों? एक उच्च श्रेणी हाई क्लास सोसाइटी से, हाई क्लास फैमिली से आ रहा है एक बच्चा। देखो हमारे घर में कंप्यूटर नहीं था, लगभग 10वीं 9वीं 10वीं क्लास में कंप्यूटर आया, ठीक है। जब मैं 9वीं क्लास में गया, एक अच्छे स्कूल में गए हम लोग, तो वहाँ हर काम प्रोजेक्ट पे होता था। पहली बार पीपीटी सुनते थे, पीपीटी क्या है, बहुत सारे टर्म्स हमको समझ नहीं आते थे। वहाँ प्रोजेक्ट मतलब ये हाथ पेन कॉपी वाला प्रोजेक्ट नहीं होता था, वो सीडी में पावर पॉइंट बना के लेके आना है, वो सब बहुत रोते थे, हमको कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन बहुत सारे बच्चे उससे फेमिलियर थे कंप्यूटर में काम करने समय। 9वीं 10वीं में वो पीपीटी बना रहे हैं, एक्सेल पे काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हाई क्लास सोसाइटी से आते थे, पहले से उनके घर में कंप्यूटर था, हमारे पास नहीं था। उनके पास उस समय मोबाइल थे, हमारे पास नहीं थे, तो उस टेक्नोलॉजी से उन लोग फेमिलियर थे, क्योंकि उस सोसाइटी से आ रहे हैं, उस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोशल फैक्टर। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, देखो लर्निंग किससे इन्फ्लुएंस होगी, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4 5। तो देखो लर्निंग कैसे, साइकोलॉजिक मनोवैज्ञानिक कारकों से, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से। क्या आप समाज से नहीं सीखते? अपने समाज से नहीं सीख के आते कुछ, अपनी संस्कृतियों से नहीं सीखते? सीखते हैं, तभी तो संस्कृति का इतना महत्व और तभी तो इसको बचाकर रखा जाता है, ठीक है, तभी इसको बचाकर रखा जाता है। क्या आप विद्यालय से नहीं सीखते? सीखते हैं, फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। मैं सबसे पहला चैप्टर जो शिक्षा एवं मनोविज्ञान पढ़ाया, 3 टाइप की शिक्षा के बारे में बात किए थे, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो फॉर्मल एजुकेशन शिक्षा है, यहाँ से सीखते हैं आप। टीचर रिलेटेड फैक्टर, अध्यापक से संबंधित कारकों से बिल्कुल बिल्कुल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यायवाची कारक है? अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यायवाची कारक है? ठीक है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर विच इंपैक्ट लर्निंग। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात कर रहा है, इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। अब चारों में से इन्वायरमेंट कहां से आपको दिखेगा, बताइए कौन सा इन्वायरमेंट रहेगा? कौन सा इन्वायरमेंट रहेगा? समाज। समाज मतलब अपने फैमिली को छोड़ के बाकी जो भी बच रहे हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों के आसपास बाहरी दुनिया में जो भी बच रहे हैं। तो एटीट्यूड, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी ट्रेट, ये तो सब पर्सनल हो गया, स्कूल समाज में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात कर रहा है, वातावरण की बात कर रहा है, पर्यावरण की बात कर रहा है, तो ये पर्यायवाची मतलब पर्यावरण वाले कारक स्कूल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? मनोवैज्ञानिक कारक बोल रहा है, तो स्वस्थ आयु एवं जेंडर, परिपक्वता का स्तर, मोटिवेशनल एंड इमोशनल स्टेट और विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो देखो मोटिवेशनल और इमोशनल स्टेट, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, ये कक्षा में अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है। मनोवैज्ञानिक मतलब जो मन से रिलेटेड हो, और मन से रिलेटेड है मतलब मोटिवेशनल और इमोशनल स्टेट, ठीक है, क्लियर। इंटरनल क्लासरूम फैक्टर दैट इफेक्ट लर्निंग, कौन सा, देखो कौन सा ऐसा फैक्टर है, कारक है जो आंतरिक कक्षा में अधिगम को प्रभावित करता है। अब ऑल ऑफ द अबव देख के हर ऑल ऑफ द अबव सही नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। चारों ऑप्शन पहले पढ़ेंगे, कौन सा अधिगम को, लर्निंग को प्रभावित करेगा, ठीक है, अफेक्ट लर्निंग। तो ये बताओ, इंटरेस्ट, रुचि रुचि, मोटिवेशन, मेंटल फैटिग और अबव ऑल। अब यहाँ पे इसके 2 अर्थ बन सकते हैं। कैसे 2 अर्थ? अफेक्ट करना मतलब प्रभावित करना, मतलब वो सकारात्मक तरीके से भी हो सकता है और नकारात्मक तरीके से भी हो सकता है। अगर सकारात्मक तरीके से प्रभावित की बात करेंगे तो सभी के सभी प्रभावित करेंगे। रुचि भी प्रभावित करेगा, अगर मुझे किसी विषय में रुचि है तो मैं उसको अच्छे से पढ़ूंगा। मोटिवेशन, अगर मोटिवेटेड हूं तो अच्छे से पढ़ूंगा, नहीं हूं तो नहीं पढ़ूंगा। मेंटल फैटिग, मानसिक थकान, अगर मुझे मानसिक थकान है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं मन से पहले से ही हार जा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो तीनों प्रभावित करेंगे। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे, थोड़ा सा सोचिए, विचार करिए कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले तो मैं अबव ऑल लूं कि किसी नेगेटिव वाले को लूं? तो ये जो प्रभावित करने वाली बात है ना, वो ज्यादातर, हमेशा नहीं बोल रहा हूं, ज्यादातर नेगेटिव टर्म में उसको देखा जाता है, ठीक है, नेगेटिव टर्म में देखा जाता है। लेकिन चूंकि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन चुनने को है नहीं, सभी ऑप्शन चुनने के लिए दिया है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, अबव ऑल, क्योंकि प्रभाव नकारात्मक ढंग से भी कर सकता है और सकारात्मक ढंग से भी कर सकता है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया संबंधी कारक नहीं है? कौन सा नहीं है बोल रहा है, मतलब कौन सा है उसको देखते हैं। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, जी बिल्कुल, एसोसिएट करना, पुराने इतिहास की हम कोई घटना को अभी से जोड़ें, जैसे बांग्लादेश
अभी एक बड़े स्तर की बात बता रहा हूँ, ये बच्चे लोग को तो ये नहीं बताया। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी वो यहाँ आके शरण ली, लेकिन अगर हम बहुत दिन तक उसको शरण दे दिए तो ये हमारे लिए खतरे की बात हो जाएगी, हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे। एक बार दलाई लामा को देखे हमारे चाइना से शत्रुता बढ़ गई, ठीक है। नहीं तो जवाहरलाल नेहरू तो बोल के गए थे हिंदी चीनी भाई भाई। तो ये मैं पुरानी घटना को देख के अभी नया कुछ घटना को रिलेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? जी बिल्कुल कर सकता हूँ, ये तो हो गई। दोहराव और अभ्यास कार्य का प्रावधान, जी बिल्कुल। रिवीजन करने पे मैं बल देता हूँ नहीं देता? प्रैक्टिस करने बोलता हूँ नहीं करता? तो ये भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करेगा। प्रोविजन ऑफ री, प्रबलन का प्रावधान, प्रबलन या पुनर्बलन, इसके बारे में हम लोग बात किए हैं, ठीक है। तो ये भी होगा। विषय वस्तु की प्रकृति, ये फैक्टर नहीं है टीचिंग लर्निंग का। विषय वस्तु की प्रकृति मतलब कोई एक एरिथमेटिक वाले प्रॉब्लम हो गया, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। कोई लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम हो गए, लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट, लैंग्वेज वाला कंटेंट हो गया। विषय सामग्री हो गया, जैसे हिंदी और इंग्लिश हो गए। कोई समान अध्ययन वाला कंटेंट हो गया, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गए। तो वो प्रभावित नहीं करेंगे। तो हमारा 117 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। स्कूल का लोकतांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक निम्न में से किसमें संबंधित है? स्कूल का लोकतांत्रिक संगठन, लोकतांत्रिक संगठन बोल रहे हैं तो लोकतांत्रिक संगठन है तो ये दोनों रिपीट होगा अंग्रेजी में, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल और एक फिजिकल एस्पेक्ट। और ये होगा विधि संबंधी होगा? नहीं, सोशल एस्पेक्ट होगा। क्या होगा? सोशल एस्पेक्ट होगा, क्योंकि स्कूल में बताया वो भी समाज का एक हिस्सा है, ठीक है। ये बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक शिक्षक से संबंधित नहीं है? शिक्षक की बात कर रहा है तो बैठने की उचित अवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, पाठ्यक्रम की प्रकृति अथवा अधिगम के अनुभव, विषय सामग्री में निपुणता हासिल करना। तो ये शिक्षक से संबंधित है बोल रहा है। अब कोई एक शिक्षक, टीचर मैथ्स का हो तो उसको मैथ्स में मास्टरी करनी होगी, इंग्लिश का हो तो इंग्लिश में मास्टरी करनी होगी। अरे भैया उसी में मास्टरी नहीं किया तो कैसे उससे उसको पढ़ाते बनेगा? तो विषय सामग्री में निपुणता हासिल करना ये टीचर रिलेटेड फैक्टर है जो लर्निंग को इफेक्ट करता है। एक बच्चा जो कई भाषाओं को समझ सकता है सीखने को प्रभावित करने वाले डैश कारकों के महत्व को दर्शाता है। तो देखो ये सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को दर्शाता है। कैसे सामाजिक सांस्कृतिक और इसका भाषा से क्या लेन देन है एक उदाहरण देकर बताता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ी भी बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ, मैं हिंदी भी बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ, मैं इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ। अब ये तीनों भाषा कैसे आया होगा? मैं गांव में और घर में छत्तीसगढ़ी बोलना सीखा, गांव और घर में क्या बोलना सीखा? छत्तीसगढ़ी बोलना सीखा। लेकिन मेरे जो मित्र थे वो छत्तीसगढ़िया नहीं थे। घर में तो हमारे गांव में घर में छत्तीसगढ़ी में बात करते थे, तो हम लोग छत्तीसगढ़िया बोलना सीख गए, मतलब मैं खास करके छत्तीसगढ़ी बोलना सीख गया। फिर जब स्कूल गया तो स्कूल में दूसरे घर के बच्चे आते थे, कोई तेलुगु होता था, कोई मराठी होता था, सबको हिंदी आते थे क्योंकि पढ़ाना हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो दोस्तों से बात कर करके हिंदी सीख गए। और जब 9-10 में गया, अच्छे मॉडर्न स्कूल में गया, तो अंग्रेजी में बात करते, तो इस स्कूल में मैं इंग्लिश सीख गया। तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक दृश्य को दिखाता है कि नहीं दिखाता? तो एक बच्चा जो कई भाषाओं को समझ सकता है सीखने को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के महत्व को दर्शाता है, ठीक है। तो अनेक भाषा इसी माध्यम से सीखे जा सकते हैं, ठीक। सामाजिक सांस्कृतिक आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है बताइए? वर्तमान जीवन को सुखी व समृद्ध बनाना, व्यक्तित्व में निहित शक्तियों को पूर्ण विकास, स्वानुभव द्वारा सीखना, व्यक्ति को जीवन संघर्ष के योग्य बनाना। बताओ। तो व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास ही इसका उद्देश्य है। व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास। जब शिक्षा एवं मनोविज्ञान में हम बातें कर रहे थे तो एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, इस पर हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो विवेकानंद जी की, महात्मा गांधी की, ये सब के कोट से हम क्या समझे कि सारी शक्तियां पहले से बच्चों में अंतर्निहित है, उसको उजागर करना ही शिक्षा है। पहले से बच्चा सीखा सुखाया है। तो इस बार बात किए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन इंप्लाइज दैट एजुकेशन, देखो नैरो मीनिंग, ब्रॉड मीनिंग क्या था? नैरो मीनिंग मतलब बच्चा सिर्फ फॉर्मल जो शिक्षा ले रहा है, एक स्कूल तक सीमित है, कि स्कूली ज्ञान तक सीमित है, किताबी ज्ञान तक सीमित है, वो नैरो एजुकेशन का डेफिनेशन था। ब्रॉड एजुकेशन में ये होता है कि बच्चा गर्भ से लेके कब्र तक सीखता है, मतलब माँ के जब गर्भ में रहता है वहां से वो सीखता है अंतिम सांस तक। वो स्कूल में सीखेगा, लेकिन स्कूल जाने से पहले बोलना सीख गया होता है, तो स्कूल में सीखा नहीं। स्कूल में और बहुत सारी चीजें अपने दोस्तों से सीखता है। गाली देना क्या स्कूल में सीखेगा? नहीं, वो दोस्तों से सीखेगा। तो सीखना केवल स्कूल तक सीमित नहीं है। जो शिक्षा स्कूल तक सीमित रहे उसको हम नैरो एजुकेशन बोलते हैं।
तो कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक संस्था तक सीमित, संस्था स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, तो ये इसका नैरो मीनिंग है 122 का सी। द एम ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज, देखो बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा अब सेंटर में कोई टीचर नहीं है, अब एजुकेशन का सेंटर कौन बन चुका है, स्टूडेंट बन चुका है। मतलब स्टूडेंट को जैसे पढ़ना है वो वैसे पढ़ेगा, उसको जैसे समझ आ रहा है टीचर को वैसे समझाना पड़ेगा, ठीक है, समझ आई बात। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों को उनकी जरूरतों और रुचियों को संतुष्ट करने के लिए मार्गदर्शन करना, ठीक। निम्न में से किस शिक्षा का उपयोग समूह कार्य, गहन चिंतन, सृजनात्मकता और छात्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है? किस शिक्षा का उपयोग, अभी मैं बताया कि एक नैरो मीनिंग था, एक ब्रॉड मीनिंग था, है ना, नैरो मीनिंग और ब्रॉड मीनिंग। नैरो मीनिंग में हम एक संकुचित अर्थ देखते हैं जहां पे एक संस्था में वो सीखा जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो समूह कार्य की बात कर रहे हैं, डीप थिंकिंग की बात कर रहे हैं, गहन चिंतन, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, छात्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए बात कर रहे हैं। तो क्या ये प्रगतिशील शिक्षा नहीं है? बिल्कुल है, ये एक प्रगतिशील शिक्षा है, ठीक है, ध्यान रहेगा, ये कैसा शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा है, ठीक है। परिवार द्वारा बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है? परिवार द्वारा, परिवार द्वारा। अब देखो मैं क्या बोला आपको, जो स्कूल में सिखाया जाए वो कैसी शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा है, लेकिन स्कूल के अलावा वो जिस इंस्टीट्यूट में जैसे सीख रहा है, वो इंस्टीट्यूट के बाहर जो भी सीख रहा है समाज से, वो कैसा शिक्षा हो जाता है, इनफॉर्मल एजुकेशन हो जाता है। तो परिवार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। सर गैर औपचारिक क्यों नहीं लिए, नॉन फॉर्मल? नॉन फॉर्मल में इनफॉर्मल प्लस फॉर्मल दोनों मिल जाता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा की सिफारिश करने वालों का मानना क्या है? समावेशी शिक्षा की सिफारिश करने वाला का मानना क्या है? दिव्यांग बच्चों को उनके घर में शिक्षा प्रदान करना, अन्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों को नियमित कक्षा में शिक्षित किया जा सकता है। जी बिल्कुल, यही तो कंसेप्ट है समावेशी शिक्षा का, कि बच्चा चाहे फिजिकली इम्पेयर्ड हो या मेंटली इम्पेयर्ड हो, किसी स्लो लर्नर हो, फास्ट लर्नर हो, जैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, उस सबको साथ में लेकर चलना है, यही इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एज पर ICDS, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड, इसका फुल फॉर्म याद रखना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन, देखो एकीकृत बाल विकास योजना के अनुसार गैर औपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा डैश होनी चाहिए। तो भैया ये पूर्व विद्यालय शिक्षा कैसी होनी चाहिए? एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। पूर्व विद्यालय शिक्षा एक्टिविटी बेस्ड, मतलब बच्चा कर करके सीखता है, गतिविधि कर करके सीखेगा, ठीक, तो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव मत मार देना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बोल रहे हैं, अब देखो ना, ध्यान देना, विशेष आवश्यकता मतलब स्पेशल नीड्स, केवल और केवल स्पेशल नीड्स वाले बच्चे वही नहीं हैं जो थोड़े कमजोर हों, वो भी उसका डेफिनेशन में आ जाते हैं जो थोड़ा क्या हो, मजबूत हों, ठीक है, जो थोड़े क्या हो, मजबूत हों। तो उन्हें अलग विद्यालय में शिक्षा देनी चाहिए? नहीं, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट क्यों आएगा? उन्हें समान विद्यालयों में ही विशेष शिक्षा विशेषज्ञों की मदद से शिक्षा देनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिसके लिए एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है वो एक्सपर्ट लाएगा, और जो कमजोर बच्चों को डील कर सकता है वो कमजोर बच्चों को अलग से डील करेगा। तो उसी क्लास में उनको शामिल करना है, ठीक है। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा की कौन सी विशेषता नहीं है? तो विशेष विकलांग शिक्षार्थियों के लिए विशेष विद्यालय नहीं, विकलांग शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक, कम से कम 20 शिक्षार्थियों शामिल होना चाहिए, ऐसे शिक्षार्थियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान। तो कौन सा नहीं पूछा है? तो भैया 20 लर्नर वाला कोई कंसेप्ट हमने नहीं देखा, बाकी सारे पॉइंट स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है। एक विशेष विद्यालय अलग से हाँ हो सकता है बिल्कुल, अगर वो सबके साथ पढ़ने में सक्षम नहीं है तो एक उसके लिए विशेष टीचर भी हो सकते हैं, जी बिल्कुल, और उनको एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जा सकता है ताकि आगे चल के वो अपने खर्चे खुद उठा सकें, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क में मुझे देना है। इसी क्वेश्चन को देता हूं मैं। बेसिक एजुकेशन फोकस ऑन, बुनियादी शिक्षा किस पर केंद्रित है? गतिविधि, हस्तशिल्प, छात्र और ऑल ऑफ द अबव। ये थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, मैं जानबूझ के थोड़ा सा सोचने वाले क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। फिलहाल हम जैसा कि बोले अपनी रफ्तार बढ़ा चुके हैं, आज 40 क्वेश्चन करके जाएंगे, हो सकता है कल हम फिर से 40 करें, फिर उस क्वेश्चन की संख्या को 60 कर दें, 80 कर दें, 100 कर दें। इस तरीके से हम 1000 क्वेश्चन करेंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, इसके PDF जो बच्चे पूछते रहते हैं, PDF इतना जितना भी करा रहा हूं उसके आगे का भी PDF हो चुका है, 180-200 तक तो क्वेश्चन टाइप हो चुके हैं, वो PDF में डल भी गए। आगे जो भी टाइप कराऊंगा वो भी आपको मिल जाएंगे। PDF कहाँ मिलता है? टेलीग्राम में। लेकिन मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा, चाहे वो अफवाह हो या जो भी, इस पर कार्रवाई तो चली रही। टेलीग्राम में बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो फ्रॉड के माध्यम से हो या
कंटेंट डेटा लीक होने के माध्यम से हो, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां इलीगल एक्टिविटीज हो रही है टेलीग्राम के चलते, तो टेलीग्राम इंडिया में बैन हो सकता है। ठीक है, तो सर हमको क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर आपको कंटेंट मिलने में दिक्कत हो जाएगी। तो आज ही व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये मैं अपने फायदे के लिए नहीं बता रहा हूँ, तो वहाँ से सब चीज़ उड़ जाएगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा व्हाट्सएप चैनल पे। फिर अगर एक बार बंद हो जाता है तो हम फिर दूसरा माध्यम ढूंढेंगे आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराने की। ठीक है, तो सारे भी जो पुराने डेटा है ना, वो भी हम व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। व्हाट्सएप चैनल हमारा योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से ही है, वो मैं टेलीग्राम में ही आपको लिंक भेज दूंगा, और हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो बाद में आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ जाएगी। ठीक, अचानक से सब पीडीएफ लूज हो जाएंगे तो। शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान किसने विकसित किया है? हूँ प्रपोज एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग। अब देखो, मैं कुछ मॉडल ऑफ टीचिंग आपको पढ़ा देता हूँ। इसका आंसर तो आशु बेल है। मैं आपको पहले कुछ मॉडल्स के बारे में आपको पढ़ाता हूँ। लाइन से बस मैं आपको डिक्टेट करूंगा, आप उसको लिखिएगा, है ना। कितने मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ? टीचिंग मॉडल्स मैं आपको कुछ बताता हूं। डिक्टेट करके, जैसे कुछ शिक्षण के मॉडल, टीचिंग मॉडल्स इस प्रकार मिलेंगे आपको। पहला मिलेगा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल, हिंदी इंग्लिश दोनों बता देता हूँ। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल मतलब सीधे निर्देश देने वाला मॉडल। इसमें क्या होता है, स्पष्ट और संरचित तरीके से जानकारी प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं तो अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आपको, तो स्पष्ट जो फॉर्मूला है वही बताऊंगा, वही सिखाऊंगा, और कोई दूसरा फॉर्मूला तो याद नहीं हो जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल। सीधे मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आप उसको क्या करें, कॉपी पेस्ट हमारे। ठीक है, एक होता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मॉडल। इंक्वायरी बेस्ड मतलब आप अपनी जिज्ञासा के अनुसार कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को सवाल पूछने का मौका दिया जाए, ताकि वो जो भी उनकी परेशानी है, समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जा सके। जैसे जैसे कोई एक टीचर हो गया, टीचर नहीं, स्टूडेंट हो गया। अब हम उनको लिविंग बींग के बारे में कुछ पढ़ाना जा रहे हैं कि लिविंग बींग ऐसे होता है, वो मूवमेंट कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बच्चों के मन में ये आ सकता है कि सर, पेड़ को भी हम जीवित वस्तु मानते हैं, पेड़ को भी ग्रो होते देखते हैं, लेकिन फिर वो चलता क्यों नहीं है? ऐसे कुछ सवाल पूछेगा तो उसकी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। इसको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मॉडल बोला जाता है। ठीक है, फिर होता है कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल। कोऑपरेटिव में ये लर्निंग मॉडल कैसे नाम से क्लियर है, कोऑपरेटिव में सबके कोऑपरेशन से, सबके सहयोग से, मतलब समूह में मिलकर हम काम करें, इसका उद्देश्य ये होता है। ठीक है, जैसे हम क्या किए, मान के चलो किसी एक क्लास में अलग अलग समाज से लोग आए होंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होंगे। जैसे अगर कोई साउथ इंडिया वाला पार्ट है तो हम उनको एक ग्रुप बना दिए, एक नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है उसको ग्रुप बना दिए, सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है उसको ग्रुप बना दिए। 3 अलग अलग ग्रुप बना दिए और तीनों को बोले कि आप अपनी संस्कृति के बारे में बताइए, दूसरों को सिखाइए, समझाइए। तो ये कैसा हो गया, कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल हो गया। डिस्कवरी लर्निंग मॉडल क्या होता है? डिस्कवरी लर्निंग मॉडल नाम से क्लियर है, डिस्कवरी खोज पर आधारित है। इस मॉडल में बच्चों को खुद खोजने पे मजबूर किया जाता है, खुद कोई जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, होमवर्क देकर। ठीक, समझ आई बात? और फिर कंस्ट्रक्टिव मॉडल पे भी बात कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्टिव मॉडल ये छात्रों को स्वयं के अनुभव और विचारों के आधार पर ज्ञान निर्माण करने में मदद करता है। ठीक, फिर एक प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग मॉडल है। ऐसे बहुत सारे जो समस्याओं को हल करने के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देना, ऐसे बहुत सारे आपको मॉडल्स मिलेंगे। और ब्लूम का एक टेक्सोनॉमी मॉडल है। इसमें शिक्षण और मूल्यांकन को विभिन्न स्तरों पर व्यवस्थित करना, जैसे कि स्मरण, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, अब उसी में ही एक और मॉडल आता है। ऐसे मॉडल बहुत सारे हैं, मैं आपको बस उदाहरण दे रहा हूँ। हूँ प्रपोज एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग। तो ये जो एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग है, ये आशु बेल ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया हुआ है? आशु बेल ने। किसने प्रस्तुत किया? आशु बेल ने।
ठीक है। बोले सर ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का थोड़ा एग्जांपल दे देते तो समझ आता। एक उदाहरण देता हूँ मैं मैथ्स को ही लेकर। मान के चलो मैंने सिंपल एक फॉर्मूला बताया स्पीड टाइम डिस्टेंस का। ये स्पीड टाइम डिस्टेंस मान के चलो पुराने चैप्टर में मैं कवर करा चुका हूँ फॉर्मूला। अब मेरे पास एक नया चैप्टर है रेलगाड़ी ट्रेन, तो मैं पुराने कुछ कंसेप्ट को यूज करते हुए एडवांस टीचिंग आपको दूंगा। ये ही मॉडल क्या कहलाता है? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग। किसका? आशुबेल का, याद रखेंगे, एडवांस आशुबेल। शिक्षण का कौन सा स्तर वाक्य विन्यास पर आधारित है जिसे हार्बिंटियन चरणों के रूप में जाना जाता है? विच लेवल ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन सिंटेक्स पॉपुलरली नोन एज हार्बर्सन स्टेप्स। तो देखो, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग शिक्षण का चिंतन स्तर, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर और शिक्षण का संप्रत्यय स्तर। अब इसको भी मुझे आपको उदाहरण देके अब समझाना पड़ेगा। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इसका आंसर है। देखो अभी मैंने बात किया इसी पे ही कि पैसिव इमिटेशन, पुराने क्वेश्चन में पॉइंट आया था पैसिव इमिटेशन। पैसिव इमिटेशन में हम क्या किए थे? हम बात ये कर रहे थे कि बच्चों को एज इट इज नकल करवाना, तो वो लर्निंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन किसी किसी जगह काम आता है। जैसे मैथ्स के फॉर्मूले आपको उसको वही रटाना पड़ेगा, मेमोरी बेस्ड है वो, है ना। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग शिक्षण का स्मृति स्तर। कोई डेफिनेशन की बात करूँ, किसी साइंटिस्ट की, किसी रिसर्चर की डेफिनेशन है, तो एज इट इज हम वही लिखते हैं। तो ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का पार्ट है। ठीक है, समझ आई बात? तो बच्चों को जानकारी याद कराई जाती है और उसको फिर से दोहराने के लिए बोला जाता है इस मॉडल पर। द एलिमेंट्स ऑफ द टीचिंग मॉडल आर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं? लक्ष्य एवं उद्देश्य, उद्देश्य एवं संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन। क्या इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए? आप बताइए। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ठीक। शिक्षण के किसी स्तर को विचारहीन शिक्षण के रूप में जाना जाता है? विचारहीन शिक्षण, तो देखो विचारहीन शिक्षण बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, प्रभावी स्तर। विचारहीन आप शब्द से ही समझोगे जहां पे खुद का विचार नहीं लेके आना है। अभी मैं रटाने की बात किया, उसमें क्या बताया आपको कि आपको भैया अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं बता दिया वो रटना है और उसको लिखना है। तो यही मेमोरी लेवल की बात करता है, मेमोरी से रिलेटेड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन शिक्षण और अधिगम के बीच सबसे अच्छे संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? वास्तविक शिक्षण तब होता है जब स्मृति स्तर शिक्षण होता है। नहीं, ये एक पार्ट हो सकता है, लेकिन रियल टीचिंग उसको हम नहीं बोल सकते। कौन सा कथन शिक्षण और अधिगम के बीच, मतलब टीचिंग और लर्निंग के बीच रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है? शिक्षण और अधिगम दोनों एक साथ चलते हैं। जी बिल्कुल, ये दूसरा पॉइंट सही है। यदि कोई शिक्षण नहीं होता है तो कोई अधिगम नहीं होगा। इफ देयर इज नो टीचिंग देयर वोंट बी लर्निंग। नहीं, ये पॉइंट को गलत मत मार देना, दोनों साथ साथ चलते, ये तो बात सही है। लेकिन अगर टीचिंग नहीं हुआ तो लर्निंग नहीं होगा, ऐसा गलत बात है। अरे मैं पढ़ाऊं तभी आप सीखोगे, आप इन्वायरमेंट से नहीं सीख सकते, आप सेल्फ स्टडी से नहीं सीख सकते। ठीक है, तो ये बात गलत है। द एम ऑफ लेक्चरिंग एंश्योर लर्निंग, व्याख्यान का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना। तो इसको आंसर बिल्कुल 2 और 4 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो शिक्षण का चिंतनशील स्तर में रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या कहलाता है? तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, शिक्षण का स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों शामिल है। इट इंक्लूड्स मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड स्ट्राइव टू रीच लेवल ऑफ, हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को डैश स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तो भैया कहां तक? आप देखो, मैं आप बहुत बार एक कोट बोला हूं, नॉलेज इज पावर इफ अप्लाइड। ज्ञान शक्ति है, लेकिन तब जब आप उसका उपयोग करें। हर मोटे इंसान को मालूम है पतला कैसे होना है, हर पतले इंसान को मालूम है कि फिट कैसे होना है। जिसको भी लगता है कि मेमोरी उनकी वीक है, उसको भी मालूम है कि ध्यान करने बैठेंगे कुछ ना कुछ लाभ तो मिलेगा, लेकिन सिर्फ मालूम है, उसका एप्लीकेशन आप कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो। तो यही बोला, हमारी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को कौन से स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए? एप्लीकेशन, कार्यान्वयन तक। ठीक है, और अगर डायरेक्ट ऐसे ही आपको चुनना होता ना तो ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग ये टिक मार देते। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, एप्लीकेशन तक। प्रत्येक गतिविधियों के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करने और सक्रिय छात्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने जैसी कुछ कार्य किस शिक्षण मॉडल में सुनिश्चित किए जाते हैं? किस? तो देखो क्या बोल रहा है, स्पष्ट निर्देश प्रदान करने और सक्रिय छात्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए। तो यह है स्टूडेंट बेस्ड टीचिंग मॉडल में। ठीक है, छात्र आधारित शिक्षण मॉडल में। कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है बोल रहा है? शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है। तो क्या पाठ्यक्रम की रूपरेखा है? बिल्कुल है। अनुदेशनात्मक सामग्री का विकास एवं चयन है? बिल्कुल है। शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देश, जी बिल्कुल ये भी है। सिलेक्शन ऑफ सोशल स्किल, सामाजिक कौशलों का चयन, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। आखिरी क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, बात करते हैं, और आप होमवर्क
वाला जरूर पॉइंट कीजिएगा। और आखिरी क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूं आपके लिए टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है। टेस्ट सीरीज इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ही आप कितने पानी में हैं आपको मालूम चलेगा। कितने पानी में है ये मालूम चलेगा आपको। नहीं तो जो आप गलती एग्जाम में करने वाले हो ना, वो आप पहले कर चुके होगे अगर टेस्ट सीरीज दिलाओगे तो टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल परचेस करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं होती है, मिनिमम फीस पर हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। आपके लिए जानबूझ के फीस इतना कम रखा गया ताकि आप अफोर्ड कर सकें, ठीक है। अब टॉप डाउन टीचिंग मॉडल इसकी बात करते हैं। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो सब्सक्राइब कर लें, और ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो दिल से इसको लाइक करें। आप मेहनत का सम्मान करेंगे दूसरे का तो आपके मेहनत का सम्मान होगा, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे वो भी आपको उसका फल मिलेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चैनल को ये सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करके जरूर बताना है। मैं बिल्कुल सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, जब भी खाली रहता हूँ कमेंट मोबाइल लेके ही बैठ रहता हूँ। टॉप डाउन टीचिंग मॉडल ये क्या होता है मैं आपको इसको बताता हूँ। पहले तो इसको समझा देता हूँ कि ये होता क्या है टॉप डाउन टीचिंग मॉडल। टॉप डाउन टीचिंग मॉडल, जैसे मैं किसी एक बच्चे को पढ़ने के बुलवाया, बोला कि बेटा उठो, चलो ये पूरा पैराग्राफ रीड मारो। बचपन में टीचर्स ऐसे करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। अब उसी में ही टीचर ने देखा कि भैया वो अच्छे से शब्दों को प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, श को स बोलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, उसके लिए शक्कर शक्कर सब एक ही बराबर है। होता है कि नहीं होता है? होता है। अब मैं उस बच्चे को पकड़ूं और उसको सोंटू बकाबक, तो गलत है कि नहीं है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? टॉप डाउन टीचिंग मॉडल क्या बोलता है कि बच्चों को पहले उस पैराग्राफ का अर्थ समझाइए। अरे वो शब्दों का उच्चारण ठीक से कर पा रहा नहीं कर पा रहा उसको छोड़ो, व्यक्तिगत ध्वनियां छोड़ो, पहले उसका अर्थ समझ आए। बोल भी नहीं पा रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम समझ गए। जैसे इंग्लिश का पहला पढ़ाओ कि भैया तुमको समझ आ रहा ना, आना चाहिए, ठीक है, पहला पढ़ाओ ये है। फिर तुमको बोलना है, बोले बस बोलो, फिर टूटा फूटा ही सही बोलो, फिर थोड़ा फ्लुएंट बोलो, ग्रामेटिकल एरर पर ध्यान मत दो, फिर लास्ट में ग्रामेटिकल एरर पर ध्यान दो, और सबसे लास्ट तो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दो। और मैं जो प्रोनाउंसिएशन बोला ना वो भी गलत है, प्रोनाउंसिएशन तो कुछ हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन बोल दिया, प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन बोल दिया तो नहीं होगा ना। तो टॉप डाउन लेवल टीचिंग यही बोलता है, ये मॉडल यही बोलता है कि पहले ऊपर ऊपर की चीजें बताई जाए, पहले अर्थ समझ आए, भावार्थ समझ आए, फिर हम लोग सेंटेंस पे जाएं, फिर एक व्यक्तिगत ध्वनिया पर जाएं, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत ध्वनियों के बजाय भाषा को समग्र रूप से देखता है टॉप डाउन टीचिंग मॉडल, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन आप लोग बोल रहे थे, चिंता कर रहे थे कि कैसे खत्म होगा, तो अब इस बार 40 क्वेश्चन कर लिए, अगले बार भी 40 करेंगे, फिर और 80-100 करके हम लोग इसको जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास करेंगे। आप कब तक चाहते हो ये सीरीज खत्म हो जाए मुझे लिख के बता देंगे। अब एकदम कल ही खत्म हो जाए ऐसे नहीं, लेकिन आपके हिसाब से मैं उसको आराम से लेकर चलूंगा, क्योंकि मुझे बाकी सब्जेक्ट्स को भी लेकर चलना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ाना है आप लोगों को, लाइव क्लास भी कंडक्ट कराना है। तो आप एक डेट बता देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग कितना ग्रैस्प कर पा रहे, क्योंकि आपको भी तो पढ़ना है। मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा तो आप पूरा थोड़ी नहीं देख पाओ। तो एक बता दीजिएगा जब अपने अपने हिसाब से, तो मैं उस पर विचार करके उस हिसाब से खत्म कराने का प्रयास करूंगा। ऑफ कर दो।